हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, हमारी बदलती पृथ्वी, हाँ, आज एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग कितना घूमती है, तो एक साल में कुछ मिलीमीटर के लगभग। तो स्थल मंडल क्या है? अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। तो पृथ्वी के अंदर का पिघला मैग्मा वृत्तीय गति में घूमता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। देखिए क्रियाकलाप। एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रख कर गर्म करें। देखिए जैसे ये गर्म कर रहा है। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी के परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इस प्रकार गति करता है। आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्लेटों की इस गति कारण पृथ्वी के अंदर परिवर्तन होता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि मैग्मा एक वृत्तीय गति रूप में घूमते रहता है। तो प्लेटों के इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो अंदर वाले बल को अंतर्जनित और बाहर वाले बल को बहिर्जनिक बल। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। इसके ही कारण आकस्मिक गति जो होती है धीमी और तेज, उसके कारण भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। चलिए ये देखिए पृथ्वी की गतियां दो तरह की आप मैप से समझ सकते हैं, अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल से आकस्मिक बल पटल विरूपण होता है, बहिर्जनित बल से अपर्दन और निक्षेपण होता है। फिर क्या होता है? अपर्दन निक्षेपण के बाद बहिर्जनित बल में नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। यहाँ देखिए भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन होता है। पर्वत निर्माणकारी बल होते अंतर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल से क्या होता है? भूकंप होता है, ज्वालामुखी आती है, भूस्खलन होता है। ठीक है। और यहाँ अब आगे चलते हैं। स्थल रूपों का इस तरह से विकास होता है। ठीक। अब देखिए यहाँ चलते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। देखिए गैस व राख, ये देखिए आपको यहाँ दिखाया गया है। ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी ये नीचे से देखिए मेंटल, हम आपको बताए थे पर्पटी मेंटल, और ये मेंटल से ही मैग्मा कोष्ठ से ये ज्वालामुखी निकलती है। पर्पटी ये देखिए बाहर आकर के लावा के रूप में निकास होती है क्रेटर पे गैस व राख के रूप में। कहाँ से? क्रेटर पे। और ये देखिए मैं शब्द उत्पत्ति देख रहे हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। अब यहाँ देखिए क्रियाकलाप के बारे में थोड़ा देखते हैं। एक बर्तन ले, उसे
जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। ओके, ये देखिए भूकंपी, ये इसके अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जब स्थल मंडलीय नीचे की जो प्लेटें होती हैं और प्लेटें जब गति करती हैं तो गति करने पर पृथ्वी की सतह पर क्रेटर, वहाँ कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। तो अब क्या होता है कि इस कंपन से ही भूकंप आता है। तो ध्यान रखिएगा, कब आता है भूकंप, तो स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता, चारों ओर होने लगता है। तो इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। तो भूप्रपटी यानी कि ऊपरी सतह पर जहां ये कंपन होता है वहां उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भूसतह पर, भूप्रपटी पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। तो जहां कंपन आरंभ होता है भूप्रपटी में उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, और जहां से ये तरंगे बाहर निकलती हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा प्रश्न के रूप में कि भूकंप जो आती है वह भूप्रपटी के बाहर अधिकेंद्र पर आती है, अधिकेंद्र पर। तो अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। ये प्रश्न पूछता है और खूब पूछता है। आप इस मैप के हिसाब से आप समझ सकते हैं। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं उद्गम केंद्र, जहाँ स्थान भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ, तो जहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं, और जहाँ भूकंप भूप्रपटी के बाहर आ गया उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ये देखिए गोले के रूप में आपको दिखाया गया है प्लेट सीमा, अधिकेंद्र जहाँ से भूकंप तले सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलने लगी। अब देखिए भूकंप जो है बाहर निकल रही हैं ये फिगर के माध्यम से। अब देखिए यहाँ आप समझ लीजिए क्रियाकलाप के माध्यम से, आप क्रियाकलाप हम आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ देखिए भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो पी तरंगे अथवा जो पी तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, एस तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और एल तरंगे जो होती हैं वो पृष्ठीय तरंगे होती हैं। तो पी अनुदैर्ध्य, एस अनुप्रस्थ, एल पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों को गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। यानी कि जब सांप धरातल पर भारी पैमाने पर दिखाई पड़ने लगे, पानी में मछलियां उत्तेजित होने लगें और कुछ जानवरों के व्यवहार जैसे कुत्ते वगैरह के, तो ये भूकंप आने के संकेत होते हैं। अब देखिए भूकंप की एक वस्तु स्थिति,
भुज में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। भुज शहर में रिक्टर स्केल पर उस समय 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। ये देखिए, शहर में आग, चारकोल एवं अंगूठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर रखी थी। भुज में निराशाजनक राहत, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति एक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक थी। तो भुज की तबाही प्रभावित क्षेत्र क्या थे? स्कूल सर्वाधिक प्रभावित था। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका दर्शाई गई थी। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए थे। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील क्या थी? गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। ये उस समय का कंडीशन था जो आपको बताया गया। ये देखिए, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। तो भूकंप जिस यंत्र से मापा जाता है उसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। तो ये प्रश्न पूछता है कि भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? तो रिक्टर स्केल पर। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 होता है उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ये देखिए, क्रियाकलाप यहाँ दिखाया गया है। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? तो बचाव, भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुरक्षित स्थान कहाँ है? रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। कहाँ से? आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहें। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। चलिए आगे चलते हैं। मुख्य स्थलाकृतियां। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों, कौन कौन? अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। तो अपक्षय की क्रिया कब होती है? जब पृथ्वी की सतह पर शैल टूटते हैं तो यह अपक्षय की क्रिया कहलाती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। शैल टूटने से तो अपक्षय, लेकिन जल, पवन हिम से विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ये देखिए, आप क्या जानते हैं थोड़ा देख लेते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात तो दक्षिण अमेरिका में है, वेनेजुएला देश का एंजेल है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा है। नियाग्रा कहाँ है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य की सीमा पर। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। तो विक्टोरिया जलप्रपात के भी बारे में पूछता है, तो ये जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया के सीमा पर है। ओके, ये देखिए नियाग्रा जलप्रपात है। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा और उत्तर अमेरिका के सीमा पर है। अब देखिए,
यहाँ मुख्य स्थलाकृतियां पढ़ चुके हैं। नदी के कार्य पढ़ना है। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। तो जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है? तो नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल की ये बात किया गया है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। तो मैदानी क्षेत्र में कैसे बहती है? तो मोड़दार मार्ग से। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। तो मोड़दार मार्ग को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और जब विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं तो ये अलग झील बनाते हैं, तो ये चाप झील कहलाते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। जब नदी समुद्र से पहले अनेक धाराओं में समुद्र में देख रहे हैं, समुद्र तक पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तो जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं तो उससे जो है वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। पहले हम 6th क्लास में बता चुके हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। ये देखिए समुद्री तरंगों का आकार। अब समुद्री तरंग के बारे में समझिए क्या होता है। तो समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। तो समुद्री गुफा क्या होता है? तो जब समुद्र शैलों से टकरा करके दरार बनाती हैं तो ये बहुत बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं, तो इन्हें समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। तो समुद्री गुफाओं के बड़े होने पर जब छत बच जाता है तो इसे तटीय मेहराब बनते हैं। तटीय मेहराब भी कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को अष्टैक कहते हैं। अपर्दन से जब ये गुफाओं के छत भी टूट जाते हैं, सिर्फ दीवारें बचती हैं, तो इन आकृति को अष्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। यहाँ भी एक प्रश्न है कि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तट को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती हैं। समुद्री पुलीन का निर्माण कैसे होता है? तो समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करके करती हैं। अब देखिए हिमनद का फोटो है। देखिए ये हिमनद है। अब हिमनद के बारे में, हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती हैं और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में
बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। अब देखिए पवन के कार्य। पवन के कार्य देखिए क्या है, ये देखिए पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण की प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में पवन जो है वह अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें समांतर छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचली भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अधिकांश दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। तो लोएस का मैदान, चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो लोएस का मैदान जो है यह बालू कण से निक्षेपण द्वारा बनते हैं। तो ये देखिए आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। कुछ प्रश्न हैं जिसे आप आसानी से बना सकते हैं यदि अच्छे से पढ़े होंगे। तो इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो समुद्री तरंग की विशेषता जो है वह किनारा शैल। तो समुद्री तरंग की विशेषता शैल नहीं है, जबकि किनारा समुद्री गुफा तो समुद्री तरंग से ही बनता है। हिमनद का निक्षेपण विशेषता है पुलीन और हिमोड बाढ़कृत मैदान। तो हिमनद का निक्षेपण की विशेषता है पुलीन। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा अभी हिमनद की विशेषता के बारे में, वह बहुत अच्छा देखिए आपको हिमनद यहाँ हिमनद अथवा हिमानी बर्फ, ये देखिए गुलास्मी भोश अपर्दन, ये देख रहे हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो ये हिमनद का हिमोड जो है हिमनद का निक्षेपण विशेषता है हिमोड का। ओके, तो इस तरह से आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ये आपका सेशन आज समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, इसको देखते रहिए और नए नोटिफिकेशन के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो हर शाम को हर रोज प्राप्त हो जाए, जब डाला जाए तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। ओके।